हमारे चैनल हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। सभी को पता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ, औ ये आते हैं। अंग और अह यानी विसर्ग ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम स्वरों के अंतर्गत नहीं रखते। तो इन स्वरों का उच्चारण किस आधार पर होता है, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं जीभ के भाग के क्रियाशील होने के आधार पर। जीभ के भाग के क्रियाशील होने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है? अगर जीभ का अगला हिस्सा उच्चारण में भाग लेता है, यानी ऊपर नीचे अगला हिस्सा उठता है, अग्र यानी आगे वाला हिस्सा, तो वे स्वर अग्रस्वर कहे जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए जीभ का आगे का हिस्सा प्रयोग होता है। जैसे ई और ए, ऐ ये चारों अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्च स्वर और मध्य स्वर ए है और इसके अतिरिक्त जितने स्वर हैं वो सब पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है। ये सब पश्च स्वर कहे जाते हैं। इसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। अग्रस्वर हम कैसे याद रख सकते हैं? अग्रस्वर यानी आगे, अग्र यानी आगे। अब आप देखिए, जिन स्वरों का हिस्सा आगे की तरफ निकला रहता है, हालांकि ये कोई तथ्य नहीं है वास्तविक, लेकिन हमें याद करने के लिए इस बात को हम ध्यान रखेंगे। देखिए, ई का आप देखेंगे आगे हिस्सा निकला रहता है, ई का ये भाग आगे निकला रहता है, तो इसे हम अग्रस्वर कहेंगे। ए देखिए, इसका भी हिस्सा आगे निकला रहता है, आई, ठीक है, तो ये अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, जिनका हिस्सा आगे की तरफ निकला रहता है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जिन स्वरों का हिस्सा आगे की तरफ निकला रहता है ये हमारे अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इन स्वरों में कोई भी हिस्सा आगे की तरफ नहीं निकला हुआ है, जबकि इनमें ये आगे की तरफ निकले हुए हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अग्रस्वर वे होते हैं जिनके हिस्सा आगे की तरफ निकला होता है। वास्तविक तथ्य नहीं है। वास्तविक तो यही बात होती है कि जीभ का जब आगे का भाग ऊपर नीचे उठता है तो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जिन्हें बोलने के लिए। और पश्च स्वर, इसके अतिरिक्त सभी स्वर पश्च स्वर होते हैं। सिर्फ ए एक मध्य स्वर होता है। ए सबसे पहला है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सबसे पहले आता है यानी ए जो सबसे पहले आता है वही मध्य में रखा जाता है। ठीक है, जैसे एक नृत्य होता है तो जो सबसे आगे होता है, जो अच्छा करता है, उसको हम बीच में खड़ा करते हैं। इस तरह से हम ए को मान सकते हैं कि ए जो है एक तरह से मुखिया है, उसको हम बीच में खड़ा कर देंगे। तो ए मध्य स्वर और अग्र जिनके आगे निकले हुए हैं और पश्च बाकी के सभी स्वर पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये एक याद करने की ट्रिक कह सकते हैं आप इसको। दूसरा वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? जीभ का क्रियाशील भाग कितना ऊपर उठता है। देखिए, आपने जब ये पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, तो आपने देखा था कि अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, इनका जो हमने वर्गीकरण किया था इस आधार पे किया था कि जीभ का आगे का, पीछे का या मध्य का कौन सा भाग ऊपर उठता है इन स्वरों को बोलने में, उच्चारण में इनके। अब कितना भाग ऊपर उठता है जीभ का, उसके आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं। क्योंकि जब भी हम इन स्वरों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जीभ का भाग क्रियाशील होता है। जीभ क्रियाशील रहती है हमारी। अब देखते हैं कितनी क्रियाशील रहती है, उसके आधार पर मुखाकृति बनती है। जीभ जितनी क्रियाशील रहेगी उसी आधार पर मुखाकृति बनेगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले मुखाकृति के आधार पर या जीभ का क्रियाशील भाग कितना ऊपर उठता है, इसके आधार पर हम 4 वर्गों में बांटते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं। सबसे पहला है संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। आप ई और उ का उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे कम
ई और उ में खुलता है। असमृत, समृत स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, ए और ओ। अर्धसमृत, इसको याद करने के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर ए औ और आ, ये विवृत से थोड़ा कम खुलता है और विवृत में मुंह पूरा खुलता है, सबसे अधिक विवृत में खुलता है। आ, जब आप आ बोलेंगे, आप बोल के देखिए आ, तो आपका पूरा मुंह खुलेगा। इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, थोड़ा सा आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि जीभ का क्रियाशील भाग जो है कितना ऊपर उठता है। मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, समृत, असमृत, विवृत और अर्धविवृत, ये 4 होते हैं। अब इन्हें कैसे याद रखा जा सकता है, देखिए समवृत, समवृत जिसमें वृत्त सम बनता हो, वृत्त यानी गोला, चाहे वो आधा गोला हो चाहे पूरा गोला हो, ठीक है, जिसमें वृत्त एक जैसा बनता हो, समवृत्त समान बनता हो। ये आपकी एक ट्रिक ही है, वास्तव में तथ्य तो नहीं है ये कोई वास्तविक, लेकिन ये एक ट्रिक याद करने की है। ई, अब आप ई बनाएंगे तो जब आप ई को स्टार्टिंग में बनाएंगे, जो इसके वृत्त बनेंगे वो समान होंगे। देखिए ये और ये इधर, तरीका यही है। आप अगर इसको ऐसे बना लीजिए, चाहे जैसे मर्जी बना लीजिए, लेकिन तरीका यही है कि बराबर बनने चाहिए और अच्छा लगता है ऐसे शब्द लिखा हुआ, कोई भी वर्ण या अक्षर लिखा हुआ ऐसे अच्छा लग रहा है हमारा। तो जहाँ पर आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जहाँ पर वृत्त बनता है, आधा या पूरा जैसा भी वृत्त बने, अब इसमें आधे बन रहे हैं और वो सम बन रहे हैं, समान बन रहे हैं, इस तरह से। देखिए इसमें इस तरह से, और ऊ देखेंगे, ऊ में भी समान, देखिए आधा और आधा इस तरह से बन रहा है, ऊ और ऊ, देखिए इस तरह से। तो वृत्त देखिए जिसमें वृत्त बन रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वृत्त बन रहे हैं, जिसमें वो संवृत्त हो गया, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ई और ऊ। अब ऊ के बाद चलते हैं हम, अर्धसंवृत्त को कैसे याद रखेंगे, ए आई ओ औ। अब हमारे पास ई, अगर हमें ये दोनों याद हो जाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगले संवृत्त अर्धसंवृत्त, अर्धसंवृत्त में कैसे हम याद करेंगे। देखिए एक पूरा परिवार जिसे हम कह सकते हैं, ए का 2 हैं, ए और ए, ओ औ। अर्ध मतलब आधा, अब ई ऊ तो संवृत्त में आ ही गया, आगे अर्धसंवृत्त यानी आधा। अब उसके बाद हमने 2 तो ले लिए, ई और ऊ, यानी ई का भी परिवार ले लिया हमने, ऊ का भी ले लिया। अब अगले 2 पे चलते हैं, ए और ओ वाला। तो इसमें हम आधा परिवार लेंगे, इसका ये नहीं लेंगे और इसका ये नहीं लेंगे, ए और ओ हमने लिया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको अर्धसंवृत्त, यानी हमने इसका आधा ही परिवार लिया है ऊ के बाद से, कि हमने यहाँ 2 ले लिए थे, ई यानी ई का एक परिवार और ऊ का, लेकिन जो आगे के 2 हैं उसमें हमने उनके आधे लिए हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं अर्धसंवृत्त को। इसके बाद आता है अर्धविवृत्त, इसमें विवृत्त से कम खुलता है, और विवृत्त आपको याद रखना पड़ेगा, एक ही होता है आ, जिसमें पूरा मुख हमारा अच्छी तरह से खुलता है, उच्चारण में सबसे अधिक इसमें ही खुलता है आ। तो इसके बाद जो रह गए, यानी इसके परिवार के हिस्से जो रह गए वो इसमें आ जाते हैं, ए औ ए और आगता, बाकी बचा आ, वो विवृत्त में आएगा। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि संवृत्त यानी इसमें वृत्त बन रहा हो। वृत्त तो अब आप कहेंगे वृत्त तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन अब ए में भी बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे इसका वृत्त जो है स्वतंत्र नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें ये लाइन लगी हुई है, खींची हुई है, उसमें वो अपने आप से एक वृत्त है, ये एक्स्ट्रा है इसके ऊपर, लेकिन ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है इस तरह से। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसमें समान वृत्त बन रहा है तो वो आपका संवृत्त हो गया। ऐसे करके इधर भी आधा वृत्त, इधर भी आधा वृत्त, इधर और इधर, इस तरह से। तो ये हो गए आपके संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त, ठीक है। अब हम चलते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, होठ का आकार कैसा बनता है, गोल आकार बनने पर हम उसको वृत्ताकार कहते हैं, और बाकी जो बचते हैं वृत्ताकार से वो अवृत्ताकार में आ जाते हैं। जैसे आप ऊ बोलेंगे, वृत्ताकार यानी गोला, आप वृत्ताकार में उन स्वरों को रखते हैं जिन्हें बोलते हुए ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। आप बोल के देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है, ऊ ऊ, ओ
औ गोल बनता है। आपका मुंह आप खोल के देखेंगे और बोलेंगे इन्हें तो आपको पता चलेगा। ऊ ऊ ओ औ, इनका उच्चारण जो है जब हम करते हैं तो ओष्ठ की स्थिति कैसी हो जाती है, आकार गोल हो जाता है। तो ये आपके चारों स्वर और एक आगत आ, ये आपके वृत्ताकार में आते हैं। आ, डॉक्टर। हालांकि जितने वृत्ताकार ऊ और ओ औ बनते हैं उतना आ नहीं बनता है, लेकिन इसको भी हम वृत्ताकार में ही रखते हैं, गोल में रखते हैं। पर जो एक्चुअल वास्तविक में ये चारों जो होते हैं ये अधिक वृत्ताकार के अंतर्गत आ जाते हैं, ऊ ओ औ। लेकिन 5 ही माने जाते हैं वृत्ताकार में, इसको उदासीन भी कह देते हैं आ। और अवृत्ताकार, शीर्ष अवृत्ताकार होते हैं। इन चारों को छोड़कर ए, आ, ई, ए, ये सब अवृत्ताकार। रीरी जो होता है ऋष से ऋषि, उसको हम आधुनिक जो होती है हिंदी है उसमें रीरी को एक स्वर नहीं माना गया। हालांकि जब स्वरों की संख्या हमसे पूछी जाती है तो हम 11 बताते हैं, लेकिन रीरी जो है तत्सम, जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्दों का, तभी रीरी का ऋषि का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। हिंदी में उसका प्रयोग ना के बराबर या बिल्कुल ही समझ लो नहीं होता है। इस तरह से हमने आज सीखा स्वरों का वर्गीकरण। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और ट्रिक आपको पसंद आई होंगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए इन ट्रिक से, और इसको आप अपने मन में बैठाने की कोशिश करिए कि इस ट्रिक से अगर हम याद करेंगे हमको बहुत जल्दी और हमारे मस्तिष्क में हमेशा ये रहेगा। धन्यवाद।